आज जो हम एडिटोरियल को देखने वाले हैं वो आपका राष्ट्रीय जागरण यानी दैनिक जागरण का होगा। कि जैसे आप देख भी सकते होंगे कि 4 जुलाई का ये आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है। और ये स्पेशली दैनिक जागरण के लिए ही मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। जनसत्ता में उतना कंटेंट रहता नहीं, इसलिए मैंने इसको चुना, क्योंकि ये अभी अच्छा इसके बारे में एडिटोरियल दे रहा, तो डीपली नॉलेज हो सकता है आईआर के बारे में, उसके अलावा इंडियन सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या इनिशिएटिव लाया जा रहा है, तो ये देख लेते हैं। और ये मैं जो आपको करा रही हूँ दिल्ली एडिशन होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं मेन पॉइंट को। यहाँ पे जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि रूस पर निर्भरता की समीक्षा का यहाँ पे समय की बात की जा रही है कि किस तरह से जो इंडिया जो है वो रूस पर निर्भर है, तो उसको समीक्षा कैसे करेंगे। और ये जो है आपका दिव्य कुमार सूती जी के द्वारा लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये मतलब हमेशा आप देखेंगे कि जितने भी एजुकेशन पर्सन होते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो उनके जो भी एडिटोरियल होते हैं वो मतलब सारे पर्सपेक्टिव को लेकर के बनाया जाता है, ताकि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो उसमें क्या इंडियन के लिहाज से सेफ़ होगा या क्या सेफ्टी कंसर्न होगा, अपना भारत का क्या इम्पोर्टेंस है, अदर कंट्री का क्या जो है वो क्यों जो भारत में इतना इंटरेस्ट रखा जा रहा है। जैसे रशिया के साथ आप देख सकते हैं, आप यूएसए के साथ जो जितना नज़दीकी इंडिया का बढ़ रहा है, तो ये सब के बारे में देख सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं रूस के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पिछले सप्ताह जो है रूस में वैगनर समूह के सैन्य विद्रोह की खबरें ने पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया था। कौन सा? तो वैगनर समूह क्या है? तो रशिया का जो है वो निजी वो आर्मी की तरह काम करता है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारी जो है वो बुरी चीज़ें भी फैली हुई, और ये मतलब रियल में है भी, ठीक है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो वैगनर समूह क्या है? तो रशिया से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा जो है पैसे लेकर के ये मतलब आर्मी में रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है। और किसी को भी मारने से ये हिचकते नहीं है वैगनर समूह जो है। जितनी तेज़ी से इस विद्रोह की चिंगारी भड़की, उतनी ही तेज़ी से शांत भी हो गई। ऐसा नहीं था कि तेज़ी से निकली तो शांत होने में थोड़ा टाइम लगा, ऐसा नहीं देखा गया। तो वही यहाँ पे राइटर का व्यू भी है। इस तत्काल शांति के पीछे सौदेबाजी की खबरें हैं। बोला जा रहा है कि शांत होने के पीछे जो है सौदेबाजी की गई कि आप जो है मुंह को बंद रखिए, ठीक है। बाखमुट की लड़ाई में रूसी विजय के नायक रहे वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने इस विद्रोह के लिए रूसी रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है मेन वैगनर का जो नायक है। तो आप यहाँ पे स्पेशली याद रखने वाली बात नहीं है, आपसे ज़्यादा होगा तो वैगनर समूह के बारे में पूछा जाएगा, तो ये रशिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्रोह जो है वो रशिया का जो रक्षा विभाग है और सेना अध्यक्ष के बीच में जो है गलत नीतियाँ जिम्मेदार रही थी, ठीक है। इसके अलावा क्या आप देख सकते हैं कि पहले पश्चिमी मीडिया में खबरें आती रही कि पुतिन की बीमारी के दौरान ये दोनों अमेरिका में से कोई समझौता चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या चाहते हैं कि अमेरिका से समझौता चाहते हैं, लेकिन इसलिए अटकलें तेज है कि क्या प्रिगोजिन के विद्रोह की पुतिन का मौन समर्थन था, ताकि क्रेमलिन में पुतिन की नीतियों से असहमत गुट को किनारे लगाया जा सके, ठीक है। यानी ये मतलब क्या पुतिन ने भी इस तरह का समर्थन किया था क्या? तो यहाँ पे बोला जा रहा है चूँकि पुतिन लंबे समय तक खुफिया अधिकारी रहे हैं, तो वैसी अटकलें को बल मिलना जो है स्वाभाविक है, क्योंकि पहले वो तो आपको पता है कि वो एक जासूस की तरह काम करते थे और काफ़ी वो इंटरनल सेफ्टी की सारी चीज़ें को डायमेंशन को समझते भी है। तो अभी तो राष्ट्रपति हैं, तो आपको पता है। सच सच जो भी हो, प्रिगोजिन के नाटकीय विद्रोह के दो प्रत्यक्ष परिणाम भी निकले हैं। क्या? पहला आप देखेंगे कि वैगनर समूह के खतरनाक लड़ाकों की बेलारूस में तैनाती से पूर्वी यूरोप में क्या हुआ कि तनाव बढ़ गया। यानी पूर्वी यूरोप का जो पूर्वी एरिया है, तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत मारकाट करेंगे, ठीक है। और तो मतलब यूरोपीय जो थे वो बहुत डर भी गए थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ना कि इस तरह का कोई भी ग्रुप खड़ा हो। पोलैंड और लिथुआनिया ने इस खतरे को लेकर बयान जारी किया। दूसरा अगर देखा जाए तो रूसी सत्ता के गलियारे में सबको समान नहीं है। अगर वहाँ जिस तरह से इंडिया में आप देखते हैं राजनीतिक से रिलेटेड, उसी तरह से रशिया में भी आप देख सकते हैं। और गुटबाजी की जो बातें की जा रही है, गुटबाजी की जो बातें बढ़ भी रही है। उसके अलावा आपका राइटर का क्या व्यू है, तो वो बताना चाहते हैं कि
जिस तरह से रशिया जो है पुतिन के लंबे कार्यकाल में रूस चेचन्या और दागिस्तान में जो है वो विद्रोही आंदोलनों की शांत करने, यानी पुतिन के लंबे कार्यकाल में क्या किया कि चेचन्या, रूस का चेचन्या एक प्रांत है, ठीक है, दागिस्तान में दो आपका एक दागिस्तान है, चेचन्या है, तो शांत करने, आंदोलनों को शांत करने जॉर्जिया से दक्षिण ओसेटिया, यानी जॉर्जिया का जो आपका दक्षिण ओसेटिया, जो हमारे जो विदेश मंत्री है वो जॉर्जिया कुछ पिछले साल 2022 में गए भी थे, ठीक है। और अब काजिया को है जो है, अब काजिया को अलग कराने और क्रीमिया को रूस में शामिल करने जैसी सैन्य असफलता जो सफलता हासिल कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ों पे जो है वो सफल हो चुके हैं। हालांकि पश्चिम द्वारा जो है वो यूक्रेन को दी जा रही सैन्य वित्तीय मदद से यूक्रेन युद्ध के लंबे खींचने पर उसमें एक राजनीतिक धड़ा सहज नहीं है, ठीक है। यानी लंबा जो खींचा गया वो तो इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे कि यूक्रेन इतना लंबे समय तक वार को झेल पाएगा, ठीक है। क्रीमिया युद्ध तो आपको पता है, तो उसमें तो किस तरह से हुए थे, तो उनका यही मानना था कि ज़्यादा ये लंबा नहीं जाएगा, लेकिन यूरोपीय कंट्री ने यूक्रेन का मदद किया और यहाँ तक आप देख रहे हैं कि किस तरह से बराबरी का युद्ध हो रहा है, ठीक है, कि मतलब रशिया जो है वो उतना पावरफुल है जितना आपका यूक्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातों भी आपको ध्यान रखने की बात होगी। प्रिगोजिन के विद्रोह पर कुछ घंटों में भले ही नाटकीय पटाक्षेप हो गया, ठीक है, परंतु इसमें रूस जैसी अनुशासित देश की आंतरिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि रूसी सरकार में कुछ तत्व पश्चिमी खुफिया एजेंसी के संपर्क में है, तो यह और भी गंभीर विषय, यानी मतलब खुफिया एजेंसी के संपर्क में भी है, यानी रशिया का जो है वो न्यूज़ बाहर भी जा रहा है, कोई भी बात जो है कोई, क्योंकि यह रूस, चीन और भारत जैसे बड़े देशों को विद्रोह एवं आंदोलन के माध्यम से अस्थिर करने की पश्चिम देशों की नीति और क्षमता दोनों का परिचायक है। उसके अलावा आपका क्या बताया जा रहा है यहाँ पे राइटर के द्वारा, यूक्रेन जो है वो युद्ध में अमेरिका और नाटो के भारी दखल के चलते रूस के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ाते जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, ठीक है, यूक्रेन को। उसके अलावा रूस के लिए जो है अगर देखा जाए तो निर्भरता बढ़ाने जैसे अब रूस क्या कर रहा है, तो चाइना के पाले में बहुत सारा जा रहा है, दोनों के संबंध प्रगाढ़ हो रहा है, किसके, रशिया और चाइना के। इसने एशिया के पारंपरिक भू राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया जो है वो चाइना का सपोर्ट करे, लेकिन अब रशिया का अपना हित है। इसने क्या किया कि इसने एशिया के पारंपरिक भू राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ दिया। जब से माओ ने सोवियत संघ से टकराव का रास्ता अपना करके कम्युनिस्ट चीन की नीतिगत स्वायत्तता पर जोर डाला था, तब से लेकर के चीन और अगर रशिया को बात किया जाए तो संबंध तनावपूर्ण रहे थे, ठीक है। 1971 में क्या होता है कि चीन पाकिस्तान की सहायता के लिए सेना इसलिए नहीं भेजा पाया था क्योंकि उत्तर में रूसी हमले का खतरा था, इसीलिए वो नहीं भेज पाया। सोवियत जो आपका देखा जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है कि रूस जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और चीन आर्थिक महाशक्ति बन करके क्या हुआ, उभरा, ठीक है, क्योंकि आपका विघटन होने से उसकी जो बहुत सारी जो चीज़ रिसोर्सेज थे वो अलग अलग कंट्री में डिवाइड भी हो गए, उसके अलावा पॉलिटिकल भी चीज़ें थी। इस दौर में जो रूस और अगर चीन के संबंध सुधरते गए, परंतु क्या हुआ कि बाद में रूस ने भारत की सहायता पर चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलन करने के निरंतर प्रयास भी किया। यह स्थिति यूक्रेन युद्ध शुरू होने तक बनी रही। रूस ने क्या किया कि भारत को S-400 जैसी आधुनिक मिसाइल जो है वो रक्षा प्रणाली दी, जिसकी तैनाती चीनी सेना की रॉकेट फोर्स की भारत के ऊपर बढ़त को संतुलित करने के लिए था, यानी चीनी फोर्स के प्रति जो आपका सेफ्टी इंडियन गवर्नमेंट ने लिया, ठीक है, S-4 से। गलवान में आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना का जिस तरह से फाइट होता है, सैन्य झड़प देखने को मिलता है, तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत को शीघ्रता से जरूरी सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराया गया, परंतु बाइडेन प्रशासन की आक्रामक नीतियों ने क्या किया कि रूस को पूरी तरह से चीनी खेमे में डाल दिया, यानी आक्रमण जो इस तरह से आक्रामकता देखा गया बाइडेन का, तो ये पूरी तरह से चीन पे रशिया निर्भर हो गया। आपका आगे देखने की बात की जा रही है कि स्थिति यह हो गई कि रूसी युद्धपोत ताइवान के पास चीनी युद्धपोतों के साथ आक्रामक गश्त लगा रहे थे, ठीक है, यानी ताइवान के पास चाइना का भी युद्धपोत था और आपका रशिया का भी युद्धपोत था, ठीक है, तो जो USA को पसंद नहीं आया।
यहाँ पे राइटर आगे बता रहे हैं कि आज यह एक बड़ा प्रश्न उभर रहा है कि भारत जो है आपात स्थिति विशेषकर चीन से टकराव की स्थिति में रूस पर कितना निर्भर रह सकता है, क्योंकि रूस जो है वो किसका दोस्त है, तो चाइना का, और इंडिया जो है चाइना का दुश्मन है। ठीक है, सामान्य स्थितियों में जो अगर देखा जाए तो रूस से आने वाले सैन्य साजो सामान के भारत पहुँचने को लेकर विलम्ब की शिकायतें रही है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी रक्षा उत्पादक क्षेत्र पहले से ही दबाव में है। वहीं चीन से भारत का तनाव घट नहीं रहा है। ठीक है, आपका चीन और आपका भारत का तनाव हमेशा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है अमेरिका से हमारे सैन्य रिश्ते अवश्य सुधरे भी हैं। ठीक है, किंतु उनकी प्रकृति सामरिक महत्व की दूरगामी सैन्य परियोजना पर अधिक केंद्रीय है। यानी सुधरे तो हैं लेकिन ये फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, रूस अभी भी जो है भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यह स्थिति रातों रात नहीं बदली जा सकती है। राइटर यही बताना चाहते हैं कि ये जो रशिया जो हमारा इस तरह का पार्टनर है, तो अभी भी आप अचानक से नहीं बदल सकते, रिप्लेस कर सकते रशिया को। चीन के बढ़ते खतरे को लेकर के अमेरिका क्वाड जैसे मंच को सक्रिय बनाने के अलावा भारत के पास सामरिक साझेदारी पर गंभीरता से काम भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन संकल्प से स्तर पर यह भी बोला जा रहा है कि अभी भी वह कहीं ना कहीं पसोपेश में है। ठीक है, अमेरिका जो है आप देखिए बताया जा रहा है कि अमेरिका महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार देशों के आंतरिक मामले पर प्रवचन देने की अपनी आदत से बाज नहीं आता, क्योंकि इंडिया के बहुत इंटरनल मैटर पे भी वो अपना वक्तव्य जारी अमेरिका करता रहा है। ठीक है, इसका ताज़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बारे में जो मोदी का जो यात्रा होता है अमेरिका के दौरान, उनसे भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर के शरारत भरा एक सवाल पूछने वाली एक पत्रकार की भारतीयों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर आलोचना वाले व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक कड़वा बयान भी आया। ठीक है, यह समझना कि आवश्यक है कि अमेरिका में वोक कल्चर के नाम पर उपज रही एक अप संस्कृति जो छोटे बच्चों को भी यौन वस्तु की तरह दिखाती भी है, सांस्कृतिक रूप से उतना ही बड़ा एक खतरा है। ठीक है, जितना कि चाइना हमारे लिए सैन्य खतरा है। ठीक है, चाइना अगर अलग तरह का खतरा है तो हमारे लिए यूएसए भी अलग खतरा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे वक्तव्य जारी करता है जिसका इंडिया को हट जाना भी भोगना पड़ता है। ठीक है, पुतिन के नेतृत्व में रूस इस अप संस्कृति के विरोध में खड़ा है। ठीक है, उसके अलावा और उसका पतन अमेरिका की संस्कृति विकृति को बेलगाम कर देगा। यहाँ राइटर बताना चाहते हैं कि रूस जो है आप देखिए कि चीन का महत्व होता है। रूस और चीन का मजबूत होता गठजोड़ जो है वो अमेरिका को भारत का सामरिक रूप से अधिक निर्भर बनाता है। मतलब अमेरिका जो है वो किस पे निर्भर है, तो भारत पे निर्भर है। यदि अगर देखा जाए तो यदि रूस को यूक्रेन युद्ध में असफलता मिलती है तो पुतिन का पतन तय है। ठीक है, क्योंकि इतना मतलब नुकसान हो गया, वहाँ की जनता भी जो है नहीं चाहती कि इस तरह का कोई युद्ध हो, लेकिन इंसान करे क्या। इन स्थितियों में भारत का सामरिक महत्व और कद बढ़ेगा, जिसके बावजूद भारतीय नीतिकारों के समक्ष शक्ति संतुलन बनाए रखने को लेकर के क्या गंभीर चुनौतियां होंगी। भारत पश्चिमी देशों को समझाए कि यदि वे चीनी खतरे को लेकर के गंभीर तो रूस पर इतना दबाव न बनाए कि चीन लाभ उठा ले जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के लिए रूस को समझना जरूरी होगा कि चीन से बढ़ती रूसी नज़दीकियाँ भारत को अमेरिका की ओर ले जाएगी, क्योंकि रशिया पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो भारत के साथ नहीं है, लेकिन फ्यूचर कौन जानता है। भारत जो है वो अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक जाएगा, तब रूसी की हैसियत चीन के कनिष्ठ सहयोगी की रह जाएगी, यानी आपका छोटे की तरह रह जाएगा, जो रूस की एक महाशक्ति के रूप में देखने वाले रूसियों को भी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि रूस को क्या सुपर पावर समझते हैं वहाँ के लोग, तो वो नहीं चाहते कि हमको चाइना जो है सुपर पावर दिखे। बहुत सारे रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइटर क्या है, तो काउंसिल ऑफ स्टैटिक अफेयर्स से संबंधित सामरिक विश्लेषक भी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। एक मुझे लेख बहुत अच्छा लगा, तो पुस्तकों से विमुख होती नई पीढ़ी के बारे में जान लेते हैं। ये आपका ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि किस तरह से हमारा जो डिजिटल तकनीक है वो आगे बढ़ रहा है, और हम लोग जो किताबें हैं जिसको हम छू सकते हैं, किस तरह से उससे दूर होते जा रहे हैं। किताबें जो है समाज में अमूल्य जो है स्थान रखती है, जो सीखने, व्यक्तिगत विकास और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। उनमें जन समुदाय की शिक्षित, प्रेरित और
परिवर्तन करने की शक्ति भी होती है, जिससे आप मानव संस्कृति और विकास को एक अनिवार्य घटक बन जाती है, ठीक है। किताबें हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। अगर कोई भी इंसान अगर किताबों से दोस्ती रखता है तो ऐसा नहीं है कि वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा और पीछे उसको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें किताबें इतना ज़्यादा नॉलेज भी देती है, रिस्पेक्ट भी देती है, तो इस तरह से यही बोला जा रहा है। लेकिन पुस्तकों के प्रति तेज गति से क्या हो रहा है कि मोह भंग के कारण बाल और युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से विमुख हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ना ही नहीं चाहता। आजकल जो है भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद से अधिकांश माता पिता ने तो न तो बच्चों को की बात पर ध्यान से सुनते हैं और ना क्या करते हैं, उन्हें समय ही देते हैं। पेरेंट्स भी अब जो है वो बहुत सारा इग्नोर भी बच्चों को करते हैं, ठीक है। माता पिता अपने बच्चों को स्मार्टफोन तो देते हैं, टैबलेट देते हैं, कंप्यूटर आईपॉड देकर के अपना रुतबा तो बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन पुस्तक मेला में शायद ही कभी ले जाते हैं, ठीक है। जो मतलब कितने अच्छे राइटर की बातें हैं तो उसमें लिखी रहती है, ज्ञान उपयोगी भी है, दुनिया उपयोगी भी है, आप देख सकते हैं। पेशागत कारणों से आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वह अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का है महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वैसे यह सही है कि इसकी मदद से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन लोगों को इसके कुछ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, ठीक है। हम अपने काम या मनोरंजन के लिए मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर आदि से चिपके रहते हैं, जिससे देखते हुए छोटे बच्चे भी इन उपकरणों को चलाने का जिद करते हैं, ठीक है। बच्चे को भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिससे क्या है कि उन्हें धीरे-धीरे इनकी आदत होती रहती है। कई बार जो है व्यस्त रहने के कारण जो घर वाले जो है मजबूरी में बच्चों को मोबाइल फ़ोन आदि दे देते हैं, जिसके बाद बच्चों की इनकी लत हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किताबें पढ़ने से बच्चों को समृद्ध शब्दावली, वाक्य संरचना और कहानी कहने की तकनीकी का पता चलता है। जब बच्चे किताबों से दूर होते हैं तो उनकी जो है भाषा कौशल प्रभावी ढंग से विकसित नहीं हो पाती है, जो जटिल विचारों को संप्रेषित करने और समझने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। किताबें जो है बच्चों के दिमाग को व्यस्त रखती है, उनकी कल्पना शक्ति को उत्तेजित करती हैं और आलोचनात्मक कौशल को बढ़ाती है। बच्चे जब किताबों से दूर होते हैं तो वे इन लाभों से क्या होता है, वंचित हो जाते हैं, जिससे उनके बौद्धिक विकास और समस्या समाधान क्षमताओं का क्या होता है, असर भी पड़ता है। बच्चों की साहित्य से दूरी के बारे में चिंता करने की तुलना में इंटरनेट मीडिया उपयोग के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना अधिक उत्पादक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप यूज़ कीजिए नए नए तकनीकों का, लेकिन आप पूरा टाइम उसी पे मत दीजिए, किताबों को दीजिए। बच्चे जो है वो पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। माता पिता और शिक्षक आकर्षक और आयु उपयुक्त किताबें प्रदान करके पढ़ने के लिए समर्पित समय निर्धारित करके और रोज़मर्रा की गतिविधियों में साहित्य को शामिल करके पढ़ने के प्रति जी प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या है, उनको तो बस इंटरेस्ट की चीज़ें चाहिए, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमको तो सिखाना पड़ेगा। पढ़ने को आनंददायक और सुलभ बनाकर किताबों के प्रति आजीवन प्रेम विकसित कर सकते हैं। यानी स्पेशली ये किताबों का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में राइटर के द्वारा बताया जा रहा है, और ये देवेंद्र राज के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपने देखा। एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्थिक क्रांति के सूत्रधार जो है नेशनल हाईवे है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और ये शिवेश प्रताप जी के द्वारा लिखा हुआ है, जो आपके तकनीकी प्रबंध सलाहकार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, तो कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 में जो है सड़क दुर्घटनाओं में जो है लगभग 101.54 लाख लोगों की जान गई थी। कब? तो 2021 की बात की जा रही है। और घायल कितने हो? तो 3.84 लाख लोग जो है घायल हुए। वर्ष 2020 में सड़क हादसे में 1.31 लाख लोगों की जान गई और लगभग 3.49 लाख घायल हुए। लिहाजा केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के
अलावा सड़क दुर्घटना को कम करने को उचित क्या किया तो प्राथमिकता दी। सरकारें जो हैं वो क्या किया जा रहा है, सरकार जो है सड़कों पर ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए लगभग जो है 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ठीक है। यानी ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए भारत सरकार का ऐसा इनिशिएटिव है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जो है सरकार इतने व्यापक स्तर पर मानव जीवन के रक्षार्थ यानी सड़क यातायात में सुधार के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। मतलब हाईवे अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको चर्चा में भी रहता है और किस तरह से भारत ने आपका सुधार भी किया है। उसके द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि आप वस्तुतः जो है आप देखिए तो 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने से पहले तक देश में राजमार्गों के निर्माण में गति लगभग 2 किलोमीटर प्रतिदिन थी। लेकिन जब से ये आपके नितिन गडकरी जी बने हैं, मतलब जब आपका ट्रांसपोर्टेशन विभाग इनको मिला है तो बाद जो है संभालने के बाद पहले ही वर्ष में जो 16.5 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। पहले 2 किलोमीटर था, अब 16.5 किलोमीटर, सोचिए 8 गुना से ऊपर बढ़ोतरी हुई। दूसरा अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है राइटर के द्वारा 21 किलोमीटर प्रतिदिन की तेजी से देश में राजमार्गों का क्या हो रहा है कि आपका दूसरे वर्ष में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। पहले वर्ष 16 और दूसरे वर्ष 21 किलोमीटर देखा गया, ठीक है। उसके अलावा जो प्रतिदिन की बात की जा रही है, वर्ष 2020 में देखा जाए तो ये रफ्तार 36 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि देश के भीतर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यानी पीपीपी जो मॉडल होता है प्रारंभ करने और लोकप्रिय बनाने के पीछे नितिन गडकरी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब प्राइवेट फर्म भी आती है मतलब आपका हाईवे बनाने के लिए। उद्योग व्यापार और रोजगार की अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे आधारभूत आवश्यकता होती है। बिना उद्योगों के कोई भी पूंजीगत निवेश नहीं हो सकती, बिना निवेश के रोजगारों का विकास भी संभव नहीं होता है, ठीक है। वैश्वीकरण के इस दौर में पूरा जो है विश्व एक बाजार बन गया है, ग्लोबलाइजेशन में बोला जा रहा है। ऐसे में बिना विश्व स्तरीय अवसंरचना की विकास के भारत में निवेश ला पाना संभव नहीं है। यानी अगर रोड ही नहीं रहेगा तो सारी चीज़ें जो है लॉजिस्टिक वगैरह जो है वो आपका लेट से पहुंचेगा, ठीक है। तो बहुत ही आपका मतलब जो भी आपका करोड़ों का नुकसान होता है उससे आपका हाईवे ने बहुत बचत भी किया है, समय का भी बचत देखा गया है। इसी मिशन में जो है कार्य करते हुए 2024 के अंत तक भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हो जाएगा। यानी सोचिए हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हमारा रोड का डिपार्टमेंट जो है वो अमेरिका के बराबर हो गया। वर्तमान में जो है लॉजिस्टिक लागत को 16% तक लाना है, यानी जो भी प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उसको ख़त्म करना है। चीन में 10% से नीचे और अमेरिका में एवं यूरोप में 12% है, ठीक है। इस तरह से देखा गया है। आपका बोला जा रहा है कि आपका वैश्विक निवेश प्राप्त करने के क्रम में हमें तब तक संघर्ष करना होगा जब तक हमारी लॉजिस्टिक लागत चीन के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पे राइटर यही बोलना चाहते हैं। उसके अलावा एक आपका प्रोजेक्ट भी आता है, बहुत सारी प्रोजेक्ट लाई जाती है मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, मतलब हाईवे से। तो भारतमाला आपने देखा होगा, सुना भी होगा। इसके तहत क्या है कि देश भर में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से जो है वो सरकार देश भर में एक सड़क क्रांति करना चाहती है। अगर आपको भारतमाला पे अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक सड़क क्रांति करना चाहती है जिसमें क्या है कि पूरे देश में अच्छी क्या होगा तो सड़कों का एक ऐसा जाल बिछाया जाए जो आम जनजीवन, उद्योग, व्यापार और यातायात आधारित अर्थव्यवस्था को कई गुनी तेजी से आगे बढ़ा सके। इसी योजना के अगर देखा जाए तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर और बेंगलुरु से आपका चेन्नई तक एक्सप्रेसवे द्वारा एक बड़ा सड़क क्रांति करने के क्रम में कार्य हो रहा है, ठीक है। यह समझने का प्रयास करते हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले यह हरित गलियारे क्या हैं एवं कैसे यह भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे के परिवर्तन में अपना योगदान देंगे। देश की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई में देश के आईटी हब बेंगलुरु के बीच बेहतर यातायात अवसंरचना की मांग लंबे से चल रही है। अब इन दोनों शहरों के बीच अगर देखा जाए तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास ने यात्रा समय 5 घंटे कम भी कर दिया है। उसके अलावा मुंबई से पुणे के बीच जो है एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा इस क्रम में जो पुणे से बेंगलुरु तक एक्सप्रेसवे का
निर्माण किया जाना है। इस निर्माण में जो पुणे तथा बेंगलुरु के बीच की दूरी 95 किलोमीटर कम हो जाएगी, यानी 745 किलोमीटर है जो आपका अब रह जाएगी, ठीक है, पहले उससे ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि इस निर्माण पे करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ने वर्ष 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जो सभी पर्यावरण संरक्षण और हरित बेल्ट का निर्माण जो है सुनिश्चित किया जाएगा। जब कोई महामार्ग जो है एक नए निर्माण के साथ नगरीय विकास से दूर अविकसित क्षेत्रों से गुजरे तो उन्हें क्या करना होगा, तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वहाँ कहा जाएगा। यानी जब कोई जो आपका महामार्ग है एक नए निर्माण के साथ नगरीय विकास से दूर जो अविकसित क्षेत्रों से गुजरे तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। भारतमाला के बारे में बोला जा रहा है कि जो परियोजना है के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, आर्थिक गलियारे, देश की सीमाओं और समुद्री तटों पर जो है अच्छी सड़क अवसंरचना के विकास का क्या कार्य आपका प्रारंभ हुआ है। इन्हीं परियोजना के साथ क्या होता है कि हरित एक्सप्रेसवे में निर्माण की संकल्पना भी तैयार हुई है। ये जो आपका भारतमाला जो सागरमाला लाया गया था तो अक्टूबर में 2017 में कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट ने सागरमाला जो है परियोजना लेके मंजूरी दी थी। तो आपका 2017 में सागरमाला, जुलाई में क्या होता है कि 2018 में 5 औद्योगिक गलियारे का चयन भी किया जाता है जिन्हें जो है ग्रीन गलियारे के रूप में विकसित किया जा सके, ठीक है। जून 2020 में देखा गया कि देश में जो है वो 22 एक्सप्रेसवे को निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसमें एक्सप्रेसवे में 16 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाना तय हुआ। दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़, जयपुर एवं अमृतसर पहुंचने के लिए अच्छी सड़क संरचना के विकास का प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। दिल्ली से श्रीनगर एवं दिल्ली से श्रीनगर और दिल्ली से मुंबई सड़क मार्ग से पहुंचने हेतु एक्सप्रेसवे वे बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि साथ ही गोरखपुर को सिलीगुड़ी, यानी गोरखपुर यूपी से लेकर के आपका बंगाल का सिलीगुड़ी और आपका जो हो गया वाराणसी को कोलकाता से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वे बन ही चुका है, लखनऊ से उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर तक जाता है, ठीक है। कौन, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से पूर्वी यूपी तक जाता है। उसके अलावा वह बोला जा रहा है कि मेरठ के से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का आपका निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। मेरठ से जो प्रयागराज जाएगी वो गंगा एक्सप्रेसवे कही जाएगी। यहाँ पे राइटर बोलना चाहते हैं ये सब इसलिए भी इतनी आसानी संभव हो पाया क्योंकि टोल के द्वारा सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो रही है। सोचिए टोल जो आप रुक करके गाड़ी के लिए नहीं, टोल टैक्स लगता है रोड के लिए, तो 40 करोड़ आपको राजस्व भी इंडियन गवर्नमेंट को मिल रही है। वर्ष 2024 तक यह टोल कितना हो जाएगा, 1.40 लाख करोड़ रुपए तक जो है आपका पहुंच जाएगा। देश में सड़क क्रांति आने से क्या हुआ कि आर्थिक उन्नति क्या हुई, सुनिश्चित होगी और विशेषज्ञों का मानना है कि अवसंरचना का विकास भी आर्थिक विकास की नींव है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। साथ ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वे जिन क्षेत्रों में गुजरेगा वहाँ तेजी से आर्थिक विकास भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये राइटर का बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है आर्थिक क्रांति में हाईवे जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एक राइटर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है कि किसानों की आय बढ़ाने में मिल रही सफलता के बारे में जो है वो प्रहलाद सबनानी जी के द्वारा लिखा गया। ये आर्थिक मामले के जानकार भी हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि भारत में जो है 60% जो है वो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से बहुत बड़ा भाग जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि पे निर्भर भी है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे नागरिकों की आय में वृद्धि होने लगे तो क्या होगा कि देश के आर्थिक विकास की दर को प्रतिवर्ष जो है 10% से भी अधिक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दृष्टि से देखा जाए तो इस दृष्टि से जो केंद्र सरकार यह प्रयास करती है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। कई नीतियों एवं सुधार कार्यक्रम लागू करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखा जा रहा है कि एक मंत्रालय जो 2016 में बनाया जाता है का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या सुझाव किया गया कि इसमें बताया गया कि समिति द्वारा सुझाए गए तमाम उपायों को अमल में लाया गया जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। किसानों के संदर्भ में कई प्रदेशों में किसानों के जीवन स्तर में सुधार भी दिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है
राइटर के द्वारा कि वस्तुतः जो पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व जो है वो कृषि वृद्धि भी देखी गई है, यानी कृषि के क्षेत्र में बजट भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका वर्ष 2015-16 में कृषि बजट के लिए जो है जो आपका एलोकेट किया गया तो 25,460 रुपये का प्रावधान किया गया था। 22-23 में कितना किया गया तो 1,38,551 तक पहुंच गया, यानी बढ़ाया ही गया है। उसके अलावा जो 2019 में एक योजना आती है किसान योजना, जो है प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ की गई। कब? तो 2019 में इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, यानी 2-2 हज़ार करके 3 बार दिए जाते हैं। ठीक है, बैंक खातों में जमा करा दी जाती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ठीक है, इस तरह से किसानों के बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में जो है वो बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित किसानों को आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। यानी आपका इस तरह से जो आपका जो आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये आपका लक्ष्य है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि किसानों का आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनको ऐसा एटलीस्ट फील तो हो रहा है कि कोई है जो उनका ख्याल रख सकता है। ठीक है, जिससे कि वो आगे के लिए सोच भी सकते हैं किसान। एक सकारात्मक परिवर्तन यह भी हुआ है कि किसान विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगे हैं। इसी तरह से आपका स्टेट बैंक का एक रिपोर्ट आता है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 17 से 18 से लेकर के आपका 21 से 22 के बीच किसानों की औसतन 1.5 गुना जो है आय बढ़ी है, 1.5 गुना बढ़ गई है। एमएसपी में जो अगर देखा जाए तो 2014 के बाद 2.3 गुना जो है वृद्धि देखी गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसानों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि किसान अधिक समर्थन मूल्य वाले फसलों का उत्पादन जो है वो बढ़ा रहे हैं, अपनी जो है एवं अपनी आय में तेजी गति से वृद्धि भी कर रहे हैं। ठीक है, किसानों को बेनिफिट भी हो रहा है। 2018 में देखा जा रहा है तो 22 की तुलना जब की जाती है 2018 से 22 में, तो आय जो है वो दुगनी हो चुकी है। महाराष्ट्र में जो है वो सोयाबीन, कर्नाटक कपास की खेती के लिए किसानों की आय उक्त अवधि में जो है दोगुनी से अधिक हो गई है। ठीक है, इस प्रकार जो है सहायक एवं गैर कृषि जो आधारित कार्यों में संलग्न किसानों की आय की भी 1.4 से जो है 1.8 गुना बढ़ गई है। अगर हम कृषि आधारित जो कार्य किए जा रहे किसानों में, तो उनकी आय कितनी बढ़ी है तो 1.4 से लेकर के 1.8 गुना बढ़ गई है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, नकदी फसलें जो है देख सकते हैं कि कपास, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, फल आदि जो है सब्जी है पैदा करने वाले किसानों की आय गैर नकदी फसलें उपजाने वाले किसानों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है। यानी जो नकदी उगा रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट और गैर को थोड़ा कम हो रहा है, ये तुलना के द्वारा बताया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा गत वर्ष जारी किए एक प्रतिवेदन में भी यह भी बताया कि भारत में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही जो नीतियों के चलते क्या होता है कि भारत के किसानों की आय जो 2016-17 की तुलना में क्या होता है कि 2021 में 150 से लेकर के 200% तक बढ़ गई है। यानी किसानों की आय जो अगर 2016-17 से लेकर के 21-22 में किया जाए तो मतलब 150 से लेकर के 2% तक बढ़ भी गई है। यहाँ राइटर के द्वारा बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए जो उपाय हैं वो कारण जो है फसलों और पशुधन की उत्पादकता में भी वृद्धि देखी गई। यानी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है रिगार्डिंग किसानों के। ठीक है, संस्थानों के उपयोग में दक्षता आने से लागत में कमी आई है, फसल की सघनता में वृद्धि हुई है और इतना ही नहीं, किसानों की अब उनकी उपज का लाभकारी मूल्य भी मिल रहा है। ठीक है, इसके एवं अतिरिक्त श्रम बल को कृषि क्षेत्र में भी हटा करके गैर कृषि क्षेत्रों के कार्य में लगाया जा रहा है। यानी अतिरिक्त जो श्रम बल है वो कृषि में जो पहले थे तो अब अलग जगह भी काम कर रहे हैं। कुछ जो है मिलाकर के इन सब का मिला जुला परिणाम यह हुआ है कि देश में किसानों की शुद्ध आय में स्पष्ट वृद्धि दिख रही है। ठीक है, यानी किसान की आय भी बढ़ रही है, उनका लाइवलीहुड भी अपग्रेड हो रहा है। वैसे अब तक की वृद्धि पूर्णतया संतुष्टिदायक नहीं है और अभी क्षेत्रों में नहीं हुई है और सभी क्षेत्रों में नहीं देखा गया, लिहाजा अभी इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ राइटर ये बताना चाहते हैं कि सुधार किया गया है, लेकिन हर एक मतलब किसानों के हर एक तबके तक जो है वो पहुँचे, इस तरह का
ठीक है। तो ये था आपका मेनली यहाँ पे किसानों से रिलेटेड और हाईवे से रिलेटेड जो बातें की गई थी, और इंडिया और रशिया जो है किस तरह से जो आपका डिपेंडेंसी है वो इंडिया को सोचना चाहिए, ये राइटर के द्वारा बताया गया। किताबों के बारे में हमने देखा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर।